आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। महाराष्ट्र की सियासत में सीएम एकनाथ शिंदे ने एक और फतेह हासिल कर ली है। विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में शिंदे की सरकार के समर्थन में 164 वोट पड़े, जबकि फ्लोर टेस्ट की अगर हम बात करें तो फ्लोर टेस्ट में विपक्ष फिसड्डी साबित हुआ है। विपक्ष के खाते में महज 99 विधायक गए और ये नंबर उद्धव गुट के लिए झटके जैसा है, क्योंकि इससे ज्यादा वोट उन्हें स्पीकर के चुनाव में मिले थे। महज कुछ ही घंटों में सियासी मिजाज बदल गया और उद्धव के साथियों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब उद्धव की आखिरी आस देश की सर्वोच्च अदालत से है, जहां 11 जुलाई को अहम सुनवाई होगी, जिसमें बागियों के विहिप को मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी गई है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिंदे ने जीता विश्वास मत, शक्ति परीक्षण में ठाकरे फेल, शिंदे फडणवीस का जमेगा मेल। इतकी आहे। महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के वक्त जैसी उम्मीद थी, ठीक वैसा ही हुआ। शिंदे सरकार ने विश्वास मत जीत लिया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बन गई। शिंदे सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला। 164 इतकी आहे। नतीजा, सूबे से उद्धव सरकार का सुपड़ा साफ हो गया। आदित्य, रश्मि, उद्धव ठाकरे। वोटिंग के वक्त सदन में 266 विधायक मौजूद थे, जिनमें से 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला। बाकी 21 विधायक सदन से गैर हाजिर रहे। विपक्ष के पक्ष में वोट कम पड़े, क्योंकि कुछ विधायक तो वोट नहीं डाल सके, कुछ ने जानबूझकर इससे दूरी बनाई। कांग्रेस के अशोक चौहान, विजय और एनसीपी के अन्ना बसोडे, संग्राम जगताप सदन में लेट पहुंचे, जिनको अंदर नहीं जाने दिया गया। कुल विधायक 287, एक सीट खाली। शिंदे के समर्थन में 164 वोट, शिंदे के विरोध में 99 वोट, सदन से गैर हाजिर 21 विधायक। एक तरफ शिंदे ने सदन में फ्लोर टेस्ट पास किया, तो दूसरी तरफ फ्लोर पर फ्लॉप हो चुकी शिवसेना की बौखलाहट सामने आने लगी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शिंदे गुट के गठबंधन पर जमकर हमला बोला, तो महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता शरद पवार ने भी इशारों में शिंदे सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अगले साल 6 महीने में गिर सकती है। महाराष्ट्र में नई सरकार अगले 6 महीनों में गिर सकती है। ऐसे में हम सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। शिंदे के साथ जो बागी विधायक हैं, उनमें से बहुत से लोग मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। जैसे ही मंत्रालय बांटे जाएंगे तो सब बाहर आ जाएगा और इसका नतीजा ये होगा कि सरकार गिर जाएगी। ये बदले की भावना से हुआ है। आपने मुख्यमंत्री किसको बनाया? एकनाथ शिंदे जी, जो शिवसेना से जुड़े हुए थे। 2.5 साल पहले जब हमने ये प्रस्ताव रखा था कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री, हम जो आपने एग्रीमेंट किया था हमसे पॉलिटिकल, उसके मुताबिक हम करेंगे, तब हमने हमारा मुख्यमंत्री होने नहीं दिया। लेकिन अब क्या है, ये खेल समझ लीजिए। तो आपको पार्टी को तोड़ना ही था, पार्टी को कमज़ोर करना था। लेकिन कोई भी पार्टी इस प्रकार से कमज़ोर नहीं होती। हमारी पार्टी का ऑक्सीजन सत्ता नहीं है, पावर नहीं है कि पावर है, सत्ता है इसलिए पार्टी है, ऐसा नहीं है। पार्टी है इसलिए सत्ता आती है। बहुमत परीक्षण में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका तब लगा जब उद्धव खेमे के विधायक संतोष बांगर ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में वोट दिया। संतोष का वोट शिंदे गुट में जाने से शिंदे के पास शिवसेना के 40 विधायकों का समर्थन आ गया। वहीं उद्धव ठाकरे के समर्थक विधायकों की संख्या घटकर 15 हो गई। महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस का भी रिएक्शन सामने आया है।
फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को अपनी रडार पर लिया। उन्होंने कहा, हाँ, महाराष्ट्र में ईडी की मदद से सरकार बनी है, जिसमें ई का मतलब एकनाथ शिंदे और डी का मतलब देवेंद्र फडणवीस है। अशी आता काही लोक इकडच्या लोकांवर ईडी ओरडत होते, हे खरंच आहे। ही मंडळी ईडीमुळेच आली आहे, फक्त ती ईडी म्हणजे एकनाथ आणि देवेंद्र आहे। करीब 2 हफ्तों से जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच शिंदे सरकार ने विश्वास मत हासिल करते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नए चीफ व्हिप के चुनाव के खिलाफ ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र की सियासत और फ्लोर टेस्ट में फेल उद्धव ठाकरे को अब सिर्फ सुप्रीम सहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आज इंडिया के सवाल में इस पूरे सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में जो अब तक हुआ और जो आज तस्वीर निकलकर सामने उसी को समझने की कोशिश करेंगे, और इसी को समझने के लिए अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले मैं आप सभी का तारुफ अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ संजय द्विवेदी साहब, जो कि प्रवक्ता है शिवसेना के, वो जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ साथ कुंतल कृष्ण साहब, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इनके अलावा बीजेपी की तरफ से अश्वनी शाही साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अश्वनी जी, स्वागत है आपका भी। फहमीदा हसन खान, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। फहमीदा मैम, आपका भी स्वागत है। इनके अलावा एडवोकेट शम्स ख्वाजा साहब, संविधान विशेषज्ञ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही सर्वेश पाठक साहब, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अश्वनी शाही साहब, क्योंकि आज दिन आपका है और आज खुश तो बहुत होंगे आप। आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद पिछले काफी दिन से थी। देखिए, राजनीति है और लोकतंत्र में राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी भी संभावनाओं का खेल, हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, और वहां पर भी वही हुआ। शिवसेना हमारे साथ आई, हमने शिवसेना को अपने साथ हमेशा रखा। ये तो उसके नेता उद्धव ठाकरे जी चुनाव के पहले हमसे प्री पोल अलायंस करने के बाद वो हमको छोड़कर चले गए, लेकिन शिवसेना के लोगों की आस्था हमारे साथ रही, और आज उसका परिणाम ये हुआ कि शिवसेना हमारे साथ आई शिंदे जी के नेतृत्व में, और आज हमने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाया। आज स्पष्ट ये है कि हमने हमारा जो भी था, हम उद्धव ठाकरे के साथ हम उस समय नहीं जमी, क्योंकि हमारे साथ वो चुनाव लड़े और ये बात करके झूठ फैलाया गया तो मंत्री की कुर्सी देने की बात कही, जिसका कई जगह सार्वजनिक मंचों पर जो है ये कहा गया है कि नहीं, कोई बात नहीं हुई। लेकिन चलिए, खैर कोई बात नहीं। आज शिवसेना हमारे साथ है और शिवसेना की आइडियोलॉजी लेकर नेता है, आज सरकार बनाकर लोग आज फ्लोर पर इस बात कर लिए हैं। जो लोग कहते रहे अब तक कि हम शमशान, कब्रिस्तान और पता नहीं चौपाटी से लेकर को आज तक समझाते रहे, उनको आज शांत है कि भाषा देखिए किस तरीके से नरम पड़ी हुई है। पहले उनको लगा था कि हम दबंगई, गुंडई कुछ भी कर देंगे, क्रांति फैला देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी देखिए, वो तंज राउत जी कह रहे हैं कि मिलिट्री लगा दी गई थी विधायकों के साथ। अरे भाई, क्या कर देते आप? वो विधायक वहीं के हैं, वहीं के लोगों ने उनको चुनकर भेजा है। इस तरीके से खुलेआम धमकी देना राउत जी उचित नहीं है लोग। ठीक है अश्वनी शाही साहब, पहले एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ सारे मेहमानों से, फिर आगे सवालों का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे। खैर, जो भी हुआ है वो सबके सामने है, कैसा हुआ है और क्यों हुआ है और किन हालातों में हुआ है सबको पता है। लेकिन अब संजय द्विवेदी जी, जिस तरीके से शिवसेना की अगर मैं बात करूं, देखिए बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हो गई कि आप उनके साथ चले गए, शिवसेना की सरकार बन गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो शिवसेना है खुद 2 धड़ों में बढ़ गई है। 2 शिवसेना हो गई महाराष्ट्र के अंदर, एक तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एक शिंदे गुट की शिवसेना। अब जो आपके समर्थक हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, जो आपकी जनता है, उन्हें समझाने में कामयाब हो पाएगी शिवसेना कि आखिर कौन सी शिवसेना सही है, किसके साथ आगे बढ़ा जाए? देखिए, बस मैं बता दूं, तो शिवसेना जो बात आप मैंने कही है, शिवसेना नहीं, शिवसेना जो राष्ट्रीय प्रमुख है, जिनको बालासाहेब ठाकरे ने बनाया था, वो थे माननीय उद्धव ठाकरे हैं। वो उद्धव ठाकरे जी हैं, स्पष्ट आप समझ लीजिए। जो भी आज से डिफेक्शन नहीं हो रहा है राजनीतिक दलों में, ये तो कम से कम 50 जब से सरकारें बनी, जब से संविधान हो, तब से डिफेक्शन होने लगा। तो इसी डिफेक्शन चक्कर में दल बदल कानून बनाया गया, जब रोज विधायक छोड़ चले जाते थे और दिक्कतें आने लगी। उन दिक्कतों में दूर करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी से किसी पार्टी से अगर डिफेक्शन होता है या विधायक जाते हैं, तो वो अपना एक अलग मोर्चा बनाते हैं या अलग अपना दल बनाते हैं। तो वो जो आज शिंदे जी गए हैं, ये इनका दल शिवसेना नहीं है,
शिवसेना दल आज भी, अभी भी, इस वक्त भी वो माननीय उद्धव ठाकरे के पास है और उद्धव ठाकरे उसके राष्ट्रीय प्रमुख है। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने बात कही अभी, जो हमारे प्रवक्ता जी का भी सुन रहे थे, असल में दिक्कत यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी आ रही थी कि इस देश में दो हिंदुवादी पार्टियां हैं। एक तो शिवसेना कट्टर हिंदुवादी और बीजेपी वो हिंदुवादी है, जब मतलब होता है तो हिंदुवादी और नहीं मतलब है तो पीडीपी साथ समर्थन कर लेते हैं। और जो बात अभी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू संग में लड़ी थी, इन्होंने बाद में सरकार क्यों बना ली, उनको हटा के सरकार बना ली। तो यह ज्ञान देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब देखिए एक उंगली आप करेंगे, बड़ा आरोप अभी शिवसेना की तरफ से लग रहा है कि मतलब के लिए बीजेपी ने सरकार बनाई है, मतलब के लिए, मतलब ही कहा जा रहा है। जवाब लूंगी अश्वनी शाही साहब से, लेकिन सर पहले एक रिएक्शन ले लेती हूँ सारे मेहमानों का, फिर आगे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब जिस तरीके से कुंतल साहब मैं आपका रुख करूं, तो फिलहाल कांग्रेस की जो स्थिति है महाराष्ट्र के अंदर, कांग्रेस को ये दुविधा ये रही सामने कि हमने देखा जो भी इन 15 दिन में राजनीतिक सियासी उठक पटक हुई, तो कांग्रेस को तकलीफ या दुख इस बात का नहीं था कि हमारी सरकार जा रही है, बल्कि खुशी उस बात की थी उसे कि आपस में झगड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नहीं लगता कि सर अभी भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की, मंथन देने की, चिंता करने की जरूरत है हमें? हम पहले अपने आप में झांक के देखें कि कमी कहाँ रह गई, ये नौबत क्यों आ गई? निदा जी, हम कल भी उद्धव ठाकरे जी के साथ थे, आज भी उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं। एक बात तो आप बड़े स्पष्ट रूप से समझ लें, भाजपा ने संविधान का गला घोट करके महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई है। सर कहने में मेरी बात और पूरी साथ होने आने, नहीं सर करेक्शन करूंगी सर, एक मिनट करेक्शन करूंगी आपको, क्योंकि देखिए कहने में, दिखावा करने में, साथ आने में फर्क होता है। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं ना, मैं आप मेरी बात पूरी होने दें। रखिए अपनी बात, रखिए मेरी बात आप पूरी होने दें निदा जी, रखिए। भाजपा ने आज संविधान का गला घोट करके, संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में एक सरकार बनाई है जो कि इमोरल है। आप खुद देखें कि भाजपा लगभग दुगनी संख्या में होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री के पद पे है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पास एक ध्येय था, किसी भी तरीके से सरकार गिराना। इसीलिए मैं आपको फिर कहता हूं, हम कल भी उद्धव ठाकरे के साथ थे, आज भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और ये जो सरकार आज बनी है, जोड़ तोड़ जुगाड़ से बनी हुई सरकार, ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इस बात को भी आप सब स्पष्टता से सुन लें। ठीक है, चलिए आगे रिएक्शन लेंगे, लेकिन अभी और बाकी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। फेमिना हसन खान साहब, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक हैं आप बहुत अच्छे से राजनीति को समझती हैं। अब अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं मैं, तो ये कोई दावा ये ठोक रहा है कि आने वाले वक्त में 20-25 साल तक हमारी सरकार नहीं जाने वाली है। कोई ये कह रहा है कि महज 6 महीने की ये सरकार नहीं है, कोई ये कह रहा है बहुत जल्दी सरकार का पतन होगा। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप कैसे देख रही हैं अभी मौजूदा हालातों को? निदा जी, पहले तो ये जो नई सरकार बनी है उसके आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदन करती हूँ, लेकिन ये जो नई सरकार बनी है ये किस आधार पे बनी है? ये झूठ के आधार पे बनी है। यही तो शिवसेना ने पहले कहा था कि 2.5 साल हमको देना, 2.5 साल आप रहना। इसमें उद्धव ठाकरे जी कहाँ गलत थे? तो ये तो अभी ऐसा होगा कि 2.5 साल शिवसेना का कार्यकाल पूरा भी हो गया, उसके बाद भी 2.5 साल शिवसेना ही चल रही है। जैसे आप समझ रहे हैं कि अगर शिंदे साहब की सरकार शिवसेना की है तो, और इसके अंदर जो भी ईडी और जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उस किस तरह से अपना बीजेपी उनका प्रयोग करके लोगों को डरा धमका के उनको अपने साथ में लेके ये सरकार बना रहे हैं, तो झूठ के आधार पे बनी हुई सरकार कब तक चलेगी? और आज पूरे भारतवर्ष ने देखा है कि किस तरीके का क्या क्या हुआ है। आप मुझे ये बताइए, राज्यपाल जी महाविकास आघाड़ी को अभी तक अध्यक्ष चुनने का के लिए मना कर रहे थे, और अचानक से आधे घंटे में उन्होंने बोला ठीक है अभी बीजेपी आई है तो आप अध्यक्ष चुन लो करके। अपनी टीम को कहें, हर बात पे, हर बात सही करवा आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, सही करवाती हूँ कुंदल जी। पीसीआर टीम जरा चेक कीजिए प्लीज। ठीक है, करवा। हेलो जी आप बोलिए, आप जी अपनी बात पूरी कीजिए। फहमीदा हसन जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी तो आप पूरा भारत देश जानता है कि किस बिना पे संविधानिक पद का किस तरीके से इन लोग उपयोग कर रहे हैं, स्वतंत्र एजेंसियों का किस तरह से इन लोग उपयोग कर रहे हैं। क्यों अभी जिनके ऊपर ईडी वगैरह लगाई थी, अभी ये बीजेपी में गए हैं तो इनके ऊपर वो दोषी नहीं
ठहराए जाएंगे? जो ये शिवसेना के अंदर थे, जब भी इनके ऊपर ईडी लगाई गई कि आप आइए, आपके ऊपर ये है इतने करोड़ का घोटाला है, सीबीआई बिठाई जाती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तो क्या बीजेपी में जाने से ये वॉशिंग मशीन के अंदर जाके ये धुल जाते हैं? ठीक है, इनके ऊपर अभी ये आरोप नहीं होगा। मुझे लगता है कि जैसा मेरा ध्यान है कि ये अश्विनी साहब, ठीक है, आपकी इस बात पे एक मिनट, जी ठीक है, शाही साहब से एक रिएक्शन ले लेती हूं। बाला ठीक है, फहमीदा हसन जी, ठीक है, आपकी बात में समझ गई। आपके सवाल का, ठीक है, आपके सवाल का छोटा सा रिएक्शन लेती हूँ, बाकी फिर और मेहमानों के पास जाऊंगी। शाही साहब, आपने सुना कि ईडी की सरकार चारों तरफ से ये आवाजें आ रही हैं, लेकिन अगर खुद बीजेपी की बात करें तो वो कह रही हाँ है ईडी की सरकार, लेकिन ई फॉर एकनाथ शिंदे और डी फॉर देवेंद्र फडणवीस। तो वाकई में क्या ईडी का मतलब यही है या फिर कुछ और है? नहीं, फिलहाल तो जो सरकार चल रही है, अगर ईडी की सरकार ये कहते हैं तो यही है, एकनाथ और देवेंद्र जी, ईडी तो है ही है वहाँ। लेकिन इन देखिए, आरोप लगाने में आरोप में दम होना चाहिए। किसी के ऊपर जांच हो रही है, कहीं संस्थाओं को किसी ने काम करने से रोका नहीं। ये लोग जहाँ मतलब होता है संस्थाओं को जो है बढ़िया कहने लगते हैं, जहाँ इनका मतलब नहीं होता वहाँ संस्थाओं का कहने लगते हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। हमारे अभी कह रहे थी ईडी और उससे डराकर हमारे ऊपर नेताजी और आपके ऊपर ईडी क्यों नहीं आती है? ईडी को चाहे वो हमारे दल में हो या किसी के दल में हो, अगर वो आरोपी है, संस्थाएं अपना काम करेंगी और जिसको जब सजा देना होगा देंगे। कांग्रेस के हमारे साथी ने एक बात कहा था, संविधान का गला घोटा गया। नेताजी, मैं जवाब इसका लेता हूँ। कांग्रेस के ऊपर एक छोटा सा शेर का एक लाइन बहुत मौजूद है, जब भी आईना उठाया करो पहले देखो फिर उठाया करो। एक वाकया है इसमें, ये लोग संविधान का गला घोटकर 356 का प्रयोग करके 3 प्रधानमंत्रियों ने इनके, ठीक है शाही साहब, ठीक है, आप आईना उठाने की बात कर रहे हैं तो जी, आप आईना उठाने की बात कर रहे हैं तो कुंतल साहब ने उंगली उठा दी। जी सर। अच्छा निदा जी, आज तो हमारे भाजपा के साथी भी इस बात को कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र और शिंदे की ईडी हो गई है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को इस स्तर तक गिरा दिया है कि संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ उसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संवैधानिक संस्थाओं ने भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह काम किया। मैं कहना चाहता हूं इन संवैधानिक संस्थाओं से, आप लोगों को किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जाकर वहां दे रहे हैं बयान, और सोनिया जी को भी बयान देना है। जो चोरी में फंसे हैं आप लोग, उसका जवाब दीजिए। पहले संस्थाओं के ऊपर उंगली उठाना बंद कीजिए। चुनाव आयोग से लेकर सभी संस्थाओं को, ठीक है, ठीक है, बाकी और मेहमानों को मैं ले आती हूँ। ठीक है, ठीक है, बाकी और मेहमानों को भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सर्वेश पाठक जी, जैसे कि फहमीदा हसन साहब कहें, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते क्या आप भी उनकी बात से सहमत हैं? वाकई में दुरुपयोग जो है वो हुआ है? नहीं, देखिए, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि संविधान का गला घोटा गया। अब मुझे बात यही है, 2019 में जब ये चुनाव हुआ था, शिवसेना और बीजेपी एक गठबंधन में आई थी और बीजेपी के पास 106 विधायक थे। उसके बावजूद भी शिवसेना ने जो भी किया, 56 विधायक, एनसीपी के 51, कांग्रेस के 44, ये लेके सरकार बना देते हैं। और जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है उस राज्य की, वो सत्ता से बाहर रहती है। तब क्या संविधान का गला नहीं घोटा गया? तब किसी ने कुछ नहीं बोला। वो महाविकास अघाड़ी बन गए, तब तो सब वाहवाही कर रहे थे। और आज जब एक्चुअल में जो सरकार बननी चाहिए थी 2.5 साल पहले, उद्धव ठाकरे को पहले बनाना चाहिए था, वो सरकार बनी है। चाहे इन किन प्रकार, किसी भी प्रकार से वो शिवसेना के अंदर टूट हुई है, वो शिवसेना की खामियां हैं। तो अब जब सरकार बनी है तो उस सरकार को, अब मैं मानता हूं कि जो महाराष्ट्र की जनता की डेवलपमेंट के लिए अगला 2.5 साल अच्छे तरीके से उस सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए फुल मेजोरिटी की सरकार है। अभी देखिए, जब ये वोटिंग चल रही थी फ्लोर टेस्ट का, तो जो शिवसेना उद्धव जी के ग्रुप का एक एमएलए और भी आ गया वो, तो आप ये लगाइए। उसके बाद जो बहुजन विकास अघाड़ी है उसके भी एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी और शिंदे ग्रुप को, नीचे की तरफ खिसकता चला गया। जी, तो अभी 287 के मेंबर में 164 इनके पास हैं, तो ये तो फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है। तो इसमें समस्या क्या है? ठीक है, चलिए, आपने अपना पक्ष रखा। अब क्योंकि
लगातार जो बातचीत हो रही है वो यही कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो यही कि दुरुपयोग हुआ है। ऐसे में संविधान के हिसाब से समझने के लिए संविधान विशेषज्ञ एडवोकेट शम्स ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शम्स साहब, मैं समझना चाहूंगी क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो सिर्फ सुप्रीम सहारा उनके पास अब रह गया, सुप्रीम कोर्ट में बातचीत जो है वो पहुंच चुकी है। अब आगे अगर संविधान के लिहाज से मैं बात करूं, कानूनी तौर पर अगर मैं बात करूं, तो वो कौन से विकल्प हैं जिनके साथ उद्धव ठाकरे आगे बढ़ सकते हैं, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, इस सारे पर्सपेक्टिव में जो साथी पैनलिस्ट हैं उनका एम्फेसिस और कंसर्न नंबर्स एंड द गेम ऑफ नंबर्स का होगा, लेकिन मेरी जो फील्ड है और जो मेरा कंट्रीब्यूशन इस डिबेट में हो सकता है वो प्राइमरीली ये है समझाना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम क्या है और उसको आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। जी। शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था, कॉमेडी ऑफ एरर्स। आज अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग इज अ ट्रेजेडी ऑफ इंटेंशनल एक्शंस that have failed the constitution or that are failing the constitution successively. And who are the institutions or the people or the persons manning the institutions who are responsible or who are delivering these intentional actions? These are legislative officers, जैसे speaker, deputy speaker और supreme court judges शामिल। इनके जो actions हैं उनका cumulative effect जो है, देखिए एक particular action जैसे आप दरिया में एक तख्ते को बहाएं तो थोड़ी सी एक लहर थोड़ा आगे पहुंचाती है, लेकिन क्यूमुलेटिव एक्शन ये होता है कि वो तख्ता बहता हुआ आपकी हद से पार हो जाता है। पहले गलतियां हुई, सबसे पहली गलती डिप्टी स्पीकर साहब ने करी। सिर्फ 3 ओकेजन्स हैं शेड्यूल 10 के जो डिस्क्वालिफिकेशन मैंडेट कर सकते हैं, प्राइमरीली मेन ओकेजन्स, एक तो वॉलंटरी रिलिंक्विश करना, दूसरा मर्जर और तीसरा वोटिंग अगेंस्ट द विप। तीनों में से कुछ नहीं हुआ था, मगर डिप्टी स्पीकर साहब ने पसंद किया कि उनको कुछ लोगों को, कुछ मेंबर्स को उठा के उन्होंने सस्पेंड कर दिया और उन्होंने उनके नोटिस मतलब जारी किया सस्पेंशन का। ये एक एरर था। दूसरा एरर किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। सिर्फ नोटिस दिया था डिप्टी स्पीकर ने कि 27 तारीख की शाम को आकर बताइए आपको हम क्यों ना डिस्क्वालीफाई करें। जवाब दे देना चाहिए था। चाहे आप ये कहते कि आप डिप्टी स्पीकर आपके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस मूव कर रहे हैं, या आप ये कहते कि ये ग्राउंड्स नहीं है, जो भी था आपको 27 की शाम का इंतजार करना था। उससे पहले ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नोटिस इशू होने पे जो रिटर्नेबल थे फौरन अगले दिन, दे वर नॉट इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फौरन अगले दिन वो नोटिस रिटर्नेबल थे। उस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली अनवारंटेड इंटरवेंशन किया और स्टे लगा दिया और उस कार्रवाई में दाखिल हो गए। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 212, और ये और चैनल्स ने ये बात नहीं कही है अनफॉर्चुनेटली, जबकि कहनी चाहिए थी, चर्चा में आनी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 212 साफ तौर से कहता है कोर्ट्स आर नॉट टू इंटरफियर इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई प्रोसीडिंग हुई है जिसकी इरेगुलरिटी को आप समझते हैं वो गलत है, उसको आप लेजिस्लेचर में उठाएं, किसी और फोरम में उठाएं, लेकिन कोर्ट्स को कोई ये इख्तियार नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो उसमें इंटरवीन करें। उनकी मर्यादा को, उनकी प्रोसीडिंग्स को उसने एक काइंड ऑफ इम्यूनिटी दी है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को एक इम्यूनिटी दी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम को ऑपरेट करते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन आइडियाज। ये एक नेटवर्क है आइडियाज का, उनको ऑपरेट करना, ऑपरेशनलाइज करना बड़ा जरूरी है। कौन लोग ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं? उनकी बेसिक नियत किसी पार्टी की हो, बेसिक कमिटमेंट होना चाहिए टुवर्ड्स द पर्पसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब उस बेसिक इंटेंशन में खिलवाड़ शुरू हो जाता है तब कॉन्स्टिट्यूशन का पैराडाइम फेल होने लगता है, चाहे वो एक पार्टी करे या दूसरी। क्या कानून, क्या संविधान, सब धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि फिर हमें फिर चीजें, सारे उसूल, कायदे, नियम, कानून सब अपने हिसाब से बनाने पड़ जाते हैं, फिर उसमें कोई तवज्जो नहीं रह जाती किसी संविधान की या फिर किसी कानून व्यवस्था की। आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि आखिर जो अब सियासी समीकरण बने हैं और आज जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की सरकार पर पूरी तरीके से मोहर लग गई है, अब उसके बाद आगे
महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का भविष्य क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर अगर हम शरद पवार की बात करें, वो जिस तरीके से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि महज 6 महीने में ये सरकार नहीं टिकेगी, तो फिर इन परिस्थितियों में क्या होगा। और बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत अभी भी ब्रेक के बाद जो है वो करना चाहूंगी, अश्वनी शाही साहब आप ही से मैं करना चाहूंगी। सर, बड़े बड़े कयास जो थे वो लगाए गए, लेकिन अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं। सबसे पहले ये कि एकनाथ शिंदे को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो बीजेपी का यानी भाजपा का बड़े प्लान का हिस्सा है, ये बात कही जा रही है। दूसरी बात ये, क्योंकि सबको पता है कि भाजपा जो है सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसे में फिर इतनी आसानी से एकनाथ शिंदे को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया गया? क्या वाकई में कोई बड़ा प्लान है? 2 सवाल आपके एक साथ हैं और क्रमवार जवाब देना चाहूंगा जी। देखिए, राजनीतिक दल अगर कहीं कोई काम करते हैं तो राजनीति का एक राजनीति है। अब उसमें क्या प्लानिंग है, क्या है, ये सार्वजनिक रूप से हम नहीं कर सकता, हो सकता है ना हो ये, लेकिन एक हमने उनको सम्मान दिया है, इतना तो जरूर कहेंगे कि हम बड़े भाई होते हुए उनको अगर मुख्यमंत्री हम लोगों ने बनाया है, अपने चीफ मिनिस्टर का पद दिया है, तो उनका सम्मान किया है। और सैनिकों का सम्मान, क्योंकि वो हिंदुत्व का जो असली मुद्दा था बाला साहब ठाकरे का, उस मुद्दे पर वो अपनी पार्टी को छोड़कर अलग हुए थे, वो अलग गए थे, गुट अलग बनाया था। और आज भी शिवसेना वही है, बाला साहब ठाकरे नाम उन लोगों ने दिया है। हिंदुत्व का मुद्दा उनका सर्वाधिक और मैं कुछ कह दूं सर, यहाँ पर कुछ कह दूं, बीच में रोक दूं 1 मिनट के लिए? हाँ सर, ये बड़ा भाई बड़ा दिल, अगर ये 2.5 साल पहले ही बड़ा भाई आ जाता और अपना बड़ा दिल दिखा देता तो नहीं लगता कि आज इस सबकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जी निदा जी, उस पर भी मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि उस समय का समीकरण कुछ दूसरा था। उस समय जिद की सरकार थी, हम लोगों के साथ प्री पोल अलायंस में थे और उन्होंने जिद की थी उद्धव ठाकरे साहब ने, इसलिए उस समय की कोई बात हम लोगों ने कोई उनसे वादा ही नहीं किया था। ये तो हमको करना चाहिए था कि भाई हम मुख्यमंत्री बने, क्या अपने लोग 54-55 लोगों को लेकर वो कह रहे थे बनाने के लिए, उस समय दूसरा था और आज समय दूसरा है। वो अपने हिंदुत्व के मुद्दे से लग गए थे, इसलिए जो असली सैनिक थे वो हमारे साथ आज भी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमको रहना है और बार बार पार्टी तो वो ये कह रहे थे, तो जी अगर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं तो हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, शायद पता नहीं कौन से हिंदुत्व की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ भटके थे? सब जगह के तो नाम बदले जा रहे थे, सब जगह के नाम अभी कुछ ही दिन पहले 2 जगह के नाम बदले गए, कहाँ भटके थे हिंदुत्व के मुद्दे से? चलिए ठीक है, उद्धव ठाकरे ने बहुत कोशिश की। दूसरे सवाल का जवाब में, अच्छा ठीक है, आपकी बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कीजिए। ठीक है जी, दूसरे सवाल का जवाब मैं दे देता हूं कि आपने कई एक सवाल उठाया कि किस तरीके से सरकार बनाने के लिए आतुर रहते हैं और संविधान का के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अभी संविधान विशेषज्ञ ने संविधान की बढ़िया सी व्याख्या की और समझने वाली चीज। नहीं, मैंने संविधान का खिलवाड़ नहीं कहा सर, मैंने नहीं खिलवाड़ नहीं कहा, खिलवाड़ नहीं, हाँ बड़ा प्लान क्या है। हाँ अरे खिलवाड़ मैंने नहीं कहा, मैंने कहा उन्होंने व्याख्या की, खिलवाड़ की बात नहीं, व्याख्या की और अच्छे से उन्होंने की। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार देश जो है 47 में आजाद हुआ, केरल की पहली सरकार नेहरू जी ने क्यों गिराया था 356 का प्रयोग करके? वहां संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया था। और 3 प्रधानमंत्री इंदिरा जी, राजीव जी और नेहरू जी ने 100 जगहों पर स्टेट में ये बार बार 356 का जो प्रयोग किया और सरकारों को बर्खास्त किया। तो सरकार उस समय क्या है, उत्तर प्रदेश में 91 में मस्जिद का कांड हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त, हिमाचल प्रदेश की सरकार बर्खास्त, मध्य प्रदेश की बर्खास्त, राजस्थान की 4 सरकारी लोगों ने बर्खास्त किया था। क्या संविधान के साथ हमें खिलवाड़ नहीं किया गया था? अच्छा, मतलब जहां तक मैं समझी आपकी इस बात से, जो उन्होंने किया वो हम भी करेंगे, तो फिर सर वो गलत और फिर हम सही कैसे हो गए? चलिए जवाब लूंगी आपसे। ठीक है सर, जवाब सर एक मिनट, ठीक है संजय जी, ठीक है हाँ ठीक है कुंतल जी, हाँ कुंतल जी जवाब दीजिए। नहीं मैं जवाब दे। निदा जी देखिए, हाँ जी, सच्चाई हमारे भाजपा के मित्र ने बोलते बोलते, वो एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, बोलते बोलते सच बोल गए कि जिद की सरकार है। भाई जिद तो थी ही, भाजपा किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार गिराना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने सरकार गिराई। और ये बड़े भाई और छोटे भाई का तो आपने खुद ही सवाल पूछा कि 2.5 साल पहले कहाँ चले गए थे बड़े भाई? आज सिर्फ ठीक है सर, एक एक करके हाँ भाई साहब थोड़ा धैर्य रखिए, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब। ठीक है कुंतल जी अपनी बात रखिए पूरी, फिर ठीक है संजय जी, हाँ संजय जी ये सरकार जो है शुद्ध रूप से
शुद्ध रूप से मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। यहाँ तरह तरह के प्रलोभन और तरह तरह के डर और धमक के अंदर ये सरकार बनी है, और ये डर धमक भी धीरे धीरे खत्म होगा और प्रलोभन का जाल बहुत जल्दी टूटेगा। ये जुगाड़ से बनाई गई सरकार बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये ईडी और सीबीआई का तो आज के दिन में भाई ही खत्म हो गया ना, जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह ये काम करने लग गए। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने भाजपा के साथी शाहिद सर वो ये कह रहे हैं, ठीक है, अश्विनी शाहिद साहब ये कह रहे हैं कि जो आपने किया वही तो उन्होंने किया, फर्क क्या है? जी निदा जी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ इनको कि साहब आप एक बात बताएं। अभी 5-7 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके न्यूज चैनल पे ही, बामुश्किल 10 दिन, जब महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा जा रहा था तो भाजपा के हमारे साथी सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि भाई हमारा इसमें कहीं कोई हाथ नहीं है, हमारा किसी चीज से कोई हमारी मतलब बात नहीं है। को गलत तरीके से लिया गया है और उसके बाद 10 दिनों उन्होंने के अंदर किया 356 का दुरुपयोग। हमने सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। मैं बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, हमने सरकारों को बर्खास्त नहीं किया है, 356 का दुरुपयोग नहीं किया है, इन लोगों ने किया था। उसको मैंने कहा, इन्होंने जो किया उन्होंने एक एक करके हाँ निदा जी, पहले भाजपा का ये कहना कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, उसके बाद भाजपा शासित प्रदेशों में ये शिवसेना के जो टूटे हुए, जो तोड़े गए विधायक, डराए धमकाए गए विधायक हैं, इन लोगों का जाना, उसके बाद एक नाथ डराए धमकाए विधायक कितना कि वो तोड़ते हैं और टूट जाते हैं, आपके जुड़े जुड़ाए आप जोड़ नहीं पाते हैं। क्या बात कर दी आपने सर? ठीक है, कमी कहाँ रह जाती है, हमें इस पर मंथन नहीं करना चाहिए कि कमी कहाँ रह जाती है, क्यों हमारा साथ छोड़ के लोग चले जाते हैं, कमी कहाँ रह जाती है? डर का माहौल है, डरा धमका करके लाए गए लोग हैं। अरे किसको डराया गया प्रभु? कहीं नहीं डराया गया, सभी लोग अच्छे माहौल में रह रहे हैं। कहीं डर है, सब लोग घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और कहीं भी ले जाया जाए। नहीं सर, ठीक है संजय द्विवेदी जी, ठीक है सर, ठीक है सर, अगले मेहमान को भी मौका मिलने दीजिए। ठीक है संजय द्विवेदी जी, जिस तरीके से आपकी मैंने पहले बातें सुनी, उससे साफ साफ ये लग रहा था कि आपका भी इशारा यही है कि भाई जो शरद पवार साहब कह रहे हैं कि 6 महीने भी सरकार नहीं टिकेगी, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला था या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है कि हम 6 महीने से फिर से सरकार गिरा सकते हैं, 6 महीने में फिर से अपनी सरकार बना सकते हैं, तो उस फॉर्मूले पर अब काम क्यों नहीं किया? नहीं देखिए, यहाँ पे सरकार गिराने ना गिराने की बात नहीं है। मैं 2-3 पॉइंटों में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि जिन विधायकों के ऊपर ईडी के मुकदमे चल रहे हैं वो क्या वापस हो जाएंगे? वो गंगा जी में क्या नहा लिए? अब उससे कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, उसमें माननीय सिंधे जी भी शामिल हैं और विधायकों का नाम नहीं लेना चाहता, सब विधायकों के ऊपर अब ईडी कार्रवाई नहीं करेगी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, जो इन्होंने सिंधे को मुख्यमंत्री बना के कोई बहुत बड़ा ठीक काम नहीं किया है, ये आप समझिए। इन्होंने कोई इतना बड़ा काम, दल बदल कानून, हमारे संविधान विशेषज्ञ जी बैठे हुए हैं, दल बदल कानून के अंतर्गत ये आता है कि 2/3 मेजॉरिटी तोड़कर आप एक दल बनाएंगे, वो शिवसेना नहीं होगा। जो स्पीकर साहब ने शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी और हमारा कार्यालय बंद करा दिया। देखिए आज शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं, आप करेंगे सर उनके खिलाफ? हाँ, आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उन लोगों के मुखालफत में खड़े होंगे? क्या चीज आप कह रही हैं? जो बाकी अब शिवसेना बची है या जो बाकी शिव सैनिक जो है उद्धव ठाकरे के साथ हैं, क्या आएंगे खुलकर मुखालफत में? बिल्कुल सामने है सब लोग, पूरा हिंदुस्तान। अब मेरी बात सुन तो लीजिए, पूरी हो जाने दीजिए बात। देखिए पहली बात तो दल बदल कानून के अंतर्गत ये है कि उनको जो है एक दल बना के आना चाहिए था स्पीकर के सामने, जिस स्पीकर। उसके बाद दूसरी दिक्कत ये है, सिंधे अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते तो दल बदल कानून का फिर उल्लंघन हो जाता। आप उसके संविधान में जैसा जी है जो भी कह रहे थे, आप उनसे पूछ के देखिए मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। इनको सिंधे को मजबूरी बनाना पड़ा, अगर सिंधे को न बनाते तो दल बदल कानून का फिर उल्लंघन होता। तो इन्होंने कोई महानता नहीं दिखाई है, इनकी महानता इतनी है कि जहाँ पे सरकार ही नहीं बना पाते हैं, जहाँ भी अकड़ते इनको विश्वास नहीं था कि आप लोग अंगूर काटते हैं, कह के रह जाइए, महान बनने की कोशिश में सर हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन अफसोस ये है कि उस महानता के आगे वो जनता जो विश्वास करती है आप पर, आपको चुनती है, वो कहीं की नहीं रहती। उसे समझ नहीं आता कि किसे वोट किया, किसे सत्ता में लेकर आए थे और अब कौन कहाँ जा रहा है, हमारे वोट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, वो पिस जाती है सर इस महानता के चक्कर में। हाँ ठीक है वो पिस जाती, ठीक है सर। बाकी और भी मेहमान है, ठीक है। फहमीदा हसन खान साहब, फहमीदा हसन खान साहब, जिस तरीके से
शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया और सारे समीकरण पर अगर हम ध्यान दें तो वाकई में आप एक राजनीतिक विश्लेषक तौर पे मानती हैं कि बहुत बड़ी मजबूरी है बीजेपी की, वरना ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, हमारे साथी ने अभी बोला कि अगर 106 जन ये चुन के आए थे तो जब ये सरकार बननी चाहिए थी, तो मैं भी वही बोल रही हूँ कि पहले भी उद्धव ठाकरे जी ने वही कहा था। तो आज अगर ये सरकार आगे चलती है तो ये तो 5 साल पूरा शिवसेना को मिल जाएगा। तो फिर आप जब कम जो है अभी इनके साथ में कल का एक आदमी मिलके 40 विधायक होते, 40 विधायक वालों को आप मुख्यमंत्री बनाते हो तो पहले ही इनको ये स्वीकार कर लेना चाहिए था, क्योंकि आज जो महाराष्ट्र में शिवसेना के कंधे पे खड़े रख के बीजेपी बड़ी हुई है। आज सबसे बड़ी पार्टी थी शिवसेना इसमें महाराष्ट्र के अंदर, उसका उपयोग करके। और मुझे ये बात बताइए कि क्या संवैधानिक एजेंसियों का उपयोग करके हिंदुत्व याद दिलाया जाएगा सबको? आज अब्दुल सत्तार जी जो गए वो क्या हिंदुत्व के लिए गए? आज अब्दुल सत्तार जी गए, क्या वो हिंदुत्व के लिए गए? देखिए, आज जो भी हो रहा है पूरा देश जानता है। आज क्या बीजेपी ने पीडीपी के साथ अपने फायदे के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनाई? हाँ। और मैम वो तो फायदा तो अपने सब सरकारें देखती है मैम, जहाँ फायदा होता है वहीं चली जाती है। फिर पहले बहुत खामियां होती है, बाद में वही सारी खामियां जो है उपलब्धियों में बदल जाती है, तारीफों में बदल जाती है। ये तो सब राजनीतिक करता है। महाविकास आघाड़ी का नीरज जी क्यों गठन हुआ था? वहाँ मतलब नहीं था, वहाँ भी तो मतलब था इनका। दुनिया भर का मतलब गिना रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भाई आप सीधा कहिए कि राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, शिवसेना की प्रवक्ता बैठ के बैठी है यहाँ। अरे भाई, महावसूली गाड़ी क्यों बनी थी संजय जी? महावसूली गाड़ी क्यों बनी थी? महावसूली गाड़ी बताइए क्यों बनी थी, किसके लिए बनी थी? एक-एक करके धरने के साथ सवाल पूछ रही हूँ, एक-एक जवाब क्योंकि गुस्सा आ रहा है उनको। एक-एक करके सर, एक-एक करके, एक-एक करके, ठीक है, एक-एक करके एजेंसियों से याद दिलाएंगे क्या? ठीक है, ठीक है, एक एक करके मैम, एक एक करके। अब जिस तरीके से चले, फहमीदा हसन साहब ने भी बात रखी, सर्वेश पाठक जी का मैं रुकूं क्योंकि आप जो है दरअसल वो भी एक राजनीतिक विश्लेषक है और आप भी हैं, लेकिन आपके मिजाज उनसे अलग है। वो किसी और दिशा में जा रही है इस पूरी सियासी समीकरण को लेकर, आप किसी और दिशा में जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने बगावत की, हिंदुत्व वाली विचारधारा को ढाल बना करके वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन क्या बाकी जो और शिवसेना समर्थक हैं उन्हें भी अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो 2.5 साल बाकी बचे हैं उसमें शिवसेना को सिरे से खत्म कर दिया जाए। देखिए निदा जी, शिवसेना को खत्म करने की यहाँ पे कवायद नहीं है। शिवसेना अपने, जो उद्धव ठाकरे कहते हैं ना कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, वो अपनी नीतियों के कारण ही शिवसेना को खत्म करने पे आमदा आ गए। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा गेम प्लानर जो था वो एनसीपी के शरद पवार महोदय थे। उन्होंने शिव सैनिक को शिव सैनिक के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि शिव सैनिक, एक शिव सैनिक जो दूसरे शिव सैनिक शिंदे ग्रुप थे, उसके घर पे पत्थर फेंकना, उसके ऑफिस को तोड़ना, तो इससे बड़ी मतलब दुर्गति और क्या हो सकती है उद्धव ठाकरे जी की, कि शरद पवार ने ऐसी स्थिति में उन्हें ला खड़ा कर दिया जहां शिव सैनिक आपस में भिड़ पड़े। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूं कि इस महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस हुई उसमें सबसे जो नुकसान हुआ है वो शरद पवार का हुआ है। उद्धव ठाकरे ग्रुप, अगर उद्धव ठाकरे जी को अगर इतना ही रहता, वो अपने अभिमान अपने घमंड से पहले आए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आखिर उनके खुद के विधायक जा रहे हैं, उसको तो छोड़िए, आज जब फ्लोर टेस्ट हो रहा है एक उनके ग्रुप से विधायक निकल के आ जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी ने उसको भी मतलब ये कर रही है? और ये कोई जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि जिस तरीके से डरा धमका के, क्या विधायक जो इतने हैं वो छोटे बच्चे हैं क्या, जो उनको लॉलीपॉप दे दिया तो डरा धमका के फुसला के वो लेके चले आए सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा लेके चले जा रहे हैं। जब कांग्रेस एक राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान में अपने विधायक को होटल में शिफ्ट कर देती है डर के मारे, तो उनको डर होता है कि उनके विधायक टूटेंगे। तो जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है, उद्धव ठाकरे की जो भी जो से जवाब लेते हैं नियत रही है, उसके कारण आज शिवसेना खत्म होने के कगार पे आ गई। ठीक है कुंतल जी, हमारे जो वो डर था कि ये वाला डर है जो कि समझाया अभी पाठक साहब ने?
मैं बता देता हाँ। हूँ हमारे जो मित्र हैं राजनीतिक विश्लेषक साहब और हमारे भाजपा के साथी शाही जी, इन दोनों को मैं बड़े स्पष्ट शब्द में बता देता हूँ कि ठाकरे के बगैर शिवसेना नहीं है। और अगर किसी गलतफहमी में है तो अपनी गलतफहमी सुधार ले, कोई गफलत में न रहे। ठाकरे के बगैर शिवसेना नहीं है। देखिए आप इसलिए बोल रहे हैं कि परिवारवाद कांग्रेस में भी राहुल गांधी के बगैर कांग्रेस नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे उसी तरह शिवसैनिक भी उद्धव ठाकरे के बगैर शिवसेना नहीं है। शिवसेना के भरोसे अब दूसरी सरकार बन गई है, आप अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं आप जिस तरह आपके कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और सोनिया जी, प्रियंका जी के बदले कांग्रेस नहीं है, मतलब केवल वही कांग्रेस के धुरी है। ठाकरे के शिवसेना है सर, शिवसेना का इतना वजूद है कि शिवसेना अलग सरकार बना ली बीजेपी के साथ। आप कैसे कह रहे हैं कि शिवसेना नहीं है? निदाजी 60 लाख शिवसैनिकों के साथ 40 लोगों ने जो धोखा किया है, आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता है। ये वही कर रहे हैं कि शिवसेना राहुल गांधी के बगैर कांग्रेस नहीं है और उनके बगैर शिवसेना नहीं है। अरे शिवसेना तो आज 40 अगर ये कहते ना, ठीक है कुंतल साहब, अगर आप ये कहते ना कि शिवसेना तो है, शिवसेना तो है, लेकिन अब कहीं एनसीपी नहीं है, अब कहीं कांग्रेस नहीं है, तब भी गले से उतरने वाली बात थी सर। नहीं निदाजी, मैं फिर कहता हूँ ठाकरे के बगैर कोई शिवसेना नहीं है। ये एक छोटा सा गुट है जो किसी डर में, किसी लोभ में। अरे भाई 15 आदमी का गुट छोटा होता है कि 40 आदमी का? एक मिनट कुंतल जी, आपकी बात पे आती हूँ, कुंतल जी आपकी बात पे आती हूँ। इसका मतलब तो फिर यह भी निकाला जा सकता है सर कि सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस को बाहर निकालने का रास्ता दिखाने के लिए ये सब कुछ किया गया, क्योंकि शिवसेना तो है। निदाजी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार किसी भी हालत में गिराने के लिए ये सारा काम हुआ है। आप खुद देखें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। 40 व्यक्ति जिसके साथ हैं उसको आप मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। कौन से संविधान की दुहाई दे रहे हैं? अरे तो 15 को बनाए क्या? अरे सर तो 15 भी तो नहीं बनेंगे ना। अरे सर 15-45 सर 15-45 दुगने से भी ज्यादा ऊपर आंकड़ा, 15-45 दुगने से भी ज्यादा। वो मुख्यमंत्री ना बने, 15 नहीं बन सकता ना। हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। उन्हीं के पास जा रही हूँ, ठीक है। शम्स ख्वाजा साहब, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट पार्टी एंड मेजॉरिटी और नॉट? प्लीज आस्क हिम। शम्स ख्वाजा साहब, 40 और 15 यही है, छोटा और बड़ा देख लीजिए, 40 और 15। ठीक है शम्स ख्वाजा साहब, अब आगे क्या विकल्प फरमाइए। देखिए आगे जो है एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेने की है। खिलवाड़ किसी चीज से करना चाहें, आप कुरान से करना चाहें, आप वेद से करना चाहें, गीता से करना चाहें, कॉन्स्टिट्यूशन से करना चाहें, आप कर सकते हैं। खिलवाड़ पे जो दंगल होता है वो कभी कामयाब उस चीज का कामयाबी न हो सकती, न वो पैराडाइम सस्टेन करेगा। गेम ऑफ नंबर्स रिड्यूस होके गेम ऑफ मसलमैन, गेम ऑफ मनी इस तरीके से गिरता चला जा रहा है। आगे के रास्ते बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। जो लेजिस्लेचर का काम है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसी ताकत नहीं दी है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस इस आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट उसको बना दे। नॉट एट ऑल। दल बदल कानून कहाँ गया? दूसरी तरफ दल बदल कानून नहीं है देश में। नहीं, दल बदल कानून क्या मतलब है फिर? आप दल बदल कानून एक है ना यहाँ पे। आप मुझे अर्ज करने दीजिए। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ, दल बदल कानून के बारे में बताइए जरा सा। दल बदल कानून क्या कहता है? If you think decibels make a debate, I'm sorry, that is not my idea of a debate. संजय जी सुन लीजिए, बता रहे, वो बता रहे। ठीक है, अपनी बात रखिए ख्वाजा साहब। बात समझने की है। आगे जो मेरी नजर में बात आ रही है वो ये नहीं है कि उद्धव जी के लिए कोई वायबल सक्सेसफुल कोई सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी लाए करती है, या दूसरे के लिए अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए कोई वायबल सक्सेसफुल रेमेडी लाया करती है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजॉरिटी टेस्ट होनी चाहिए और वही होती है और वही होगी। जो अगर उसको आपको चेंज करना है तो अकॉर्डिंगली जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है आप मेजॉरिटी चेंज करिए। गवर्नर को कुछ लोग समझते हैं वो लेजिस्लेचर से हटा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को हेड ऑफ लेजिस्लेचर बनाया है। ही इज नॉट एक्सट्रेनियस टू लेजिस्लेचर, वो पार्ट ऑफ द असेंबली है, ही इज हेड ऑफ द लेजिस्लेचर। तो उस निस्बत से गवर्नर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ईमानदारी से डिटर्मिन करें कि किसकी मेजॉरिटी कब तक है, कहाँ तक है।
तो ठीक है। ये जो अब फाइनली जो सवाल जाएगा वो बैक टू द पीपल ऑफ इंडिया जाएगा, लोगों पे, जनता पे जाएगा। दे हैव टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ईमानदार, भरोसेमंद, आप घर का नौकर तक आप उस आदमी को नहीं रखते जिस पे आपको भरोसा ना हो, भाग जाएगा चीज लेके। तो आप एमएलए कैसे इलेक्ट कर लेते हैं ऐसे कि जो इधर या उधर चले जाएं किसी लालच में या धमकाओ में कैसे भी। तो दोष इन एमएलएस का नहीं है, दोष सिटीजन्स का है, जनता का है, वोटर्स का है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अल्टीमेट पावर आपके हाथ में, सिटीजन्स के हाथ में दी है। बिल्कुल शाही That's what I साहब, want हाँ to. बिल्कुल अश्वनी शाही साहब, देखिए बात लौट घूम फिर के विश्वास पर आ जाती है, भरोसे पर आ जाती है और उम्मीद पर आ जाती है। और वो भरोसा, वो विश्वास, जिसका विश्वासघात करके, जो भरोसा तोड़ के 2.5 साल में अगर वो नहीं बना पाए अपनी पहली सरकार के साथ, तो आपको उम्मीद है कि विश्वासघात नहीं होगा, या विश्वास पर, आपके भरोसे पर शिंदे साहब खरे उतरेंगे? देखिए, ये हर जगह जो है देखा जाता है विश्वास, तो आज विश्वास मत हम लोगों ने हासिल किया है। आज जो जनता ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनकर भेजा है, उनके अंदर विश्वास मत हो गया है और अब शुरुआत हो गई है। आज के बाद देखिए, हम आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और 2.5 साल में और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और जनता की देखिए, उत्तर पूरे देश जो है, उत्तर भारत से लेकर और उत्तर मध्य भारत तक आज सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। हर जगह हम बेहतर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम कर रहे हैं और हर जगह हम बेहतर प्रशासन देने की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी देंगे और महाराष्ट्र में भी करेंगे। महाराष्ट्र की जनता के अपेक्षा और आकांक्षाओं पर उतरने की कोशिश करेंगे और उसमें शिंदे साहब हमारे साथ हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो काम करेंगे। कहीं अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं आशा और आशंका है, क्योंकि फडणवीस साहब के साथ जो केमिस्ट्री दिखाई दी है शिंदे साहब, वो केमिस्ट्री लंबी चलने वाली है। ठीक है संजय द्विवेदी जी, बस एक छोटा सा सवाल आपसे कि अब आगे जो अभी मौजूदा स्थिति है, जो सियासी समीकरण अभी बने हुए हैं महाराष्ट्र की सियासत में, शिवसेना अपने भविष्य में कैसे देख रही है इस सबको? शिवसेना का आगे भविष्य क्या? नहीं, देखिए, शिवसेना का भविष्य बहुत उज्जवल हो गया आज की डेट में। हमारे साथ छगन भुजबल जी हमारे साथ गए, राणे जी गए और माननीय राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी। पार्टी में ज्यादा विधायक गए हैं, लेकिन हमारा जो वोट बैंक है उसके नाम से ना दोबारा हमारी पार्टी से नहीं पाएंगे। जो 40 आदमी गए हैं, ये शिवसेना नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। ये इनको बीजेपी लड़ाएगी, नहीं लड़ाएगी, ये बीजेपी का मामला हो गया। तो हमको जो आदमी आज लालच में गया हुआ है, डर के मारे गया हो, मैं तो आखिरी सवाल में पूछ रहा हूँ कि जिन जिन के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही थी, क्या होगी कि नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता में बता दें। जिनको नोटिस गए थे उनसे ईडी पूछताछ करेगी कि नहीं करेगी, ये हमको बता दें सिर्फ। तो ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनके हाथ जल गई है। देखिए, तो इस तरह सरकारें जो बनती हैं, पीडीपी से उन्होंने सरकार बनाई, मायावती जी के साथ सरकार बनाई, बहुत उदाहरण मैं दे सकता हूँ, और सब जगह गिर गई सरकार इनकी। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, जिस दिन इनको मालूम चल जाएगा शिंदे जी को, वो शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। आप देखिए क्या स्थितियां पैदा होती है, ये आप सबके सामने टीवी पे आएगा। बस जो उनको भड़काया गया है, जो बताया गया है, अभी भी पूरे 1 घंटा करीब होने को आ रहा है कुंतल साहब, पूरा 1 घंटा होने को आ रहा है। जो निष्कर्ष इस चर्चा का निकला है वो अभी भी यही निकला है कि कांग्रेस को इस बात की फिक्र अभी भी नहीं है कि हम सब जगह से साफ होते चले जा रहे हैं। अभी भी फिक्र यह है कि जो लोग साथ गए उनके ईडी की कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, उनके खिलाफ कुछ काम होगा कि नहीं होगा। अरे सर, उनके अब उन पे छोड़ दीजिए ना, अपनी भी सोचते ना, अपना कब सोचेंगे हम? उनके खिलाफ तो जो होगा सो होगा, भुगतेंगे। गलत क्या होगा उनके सामने आएगा, कानून है उसके लिए, संविधान है उसके लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये, शिवसेना कांग्रेस दोनों एक ही उस पर चल रही है कि ईडी की कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। मैं एक मिनट, फहमीदा हसन साहब, मैं एक चीज आपसे ये समझना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, अगर मैं खुद भाजपा की बात करूं यहाँ पर, तो भाजपा को हिंदुत्व का मुद्दा सबसे आसान लगता है। ये कहा भी जाता है क्योंकि भाजपा जो है सबसे बड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी बनाने की होड़ में लगातार लगी रहती है अपने आप को। लेकिन बिना शिवसेना को खत्म किए क्या ऐसा हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर? नहीं, बीजेपी का पहले से एजेंडा यही रहा है कि वो छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करके एक नेशन एक पार्टी, ये फंडे पे अभी वो चल रही है बीजेपी। जैसे कि आप देखेंगे यूपी में भी रामविलास पासवान जी है, उनको सिलाई मशीन हाथ में थमा दिया था। बिहार में है रामविलास, बिहार में मुंबई में नहीं, बिहार में भी नहीं है, अब वो चले गए। हाँ, वो नहीं थे अभी उनको जो थे वो, तो उनको भी जब भी बोला गया कि तो उनको भी उन्होंने
कमल के ऊपर ही उनके जो कैंडिडेट थे उनको इलेक्शन लड़ाया गया। तो भाजपा की एक वो नीति तो रही है, समाजवादी पार्टी हिंदुत्व का ने भी मुद्दा किया देखो, था यूपी जितने इलेक्शन में। आज भारत में 100 करोड़ हिंदू लोग हैं तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हमें इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, हिंदुत्व की परिभाषा लोगों को पता है कि क्या उसकी परिभाषा है। लोग यहाँ सम्मान भी करते हैं, जो मुस्लिम लोग भी रहते हैं वो भी आज हिंदुत्व और हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल भिजवाया जाता है, यही हिंदुत्व की परिभाषा है। सर मैंने भी पढ़ा जिस तरीके से उन्होंने जो किया वो गलत था। और ये भी इसमें भी आपका बीजेपी का ही स्टंट आ रहा है कि बीजेपी ने सरकार जिस दल के बारे में बाला साहब ठाकरे साहब कहते थे कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, उसी दल से जाकर समझौता करते हैं, यही है हिंदुत्व की परिभाषा आपके लिए। आज शिवसेना का हाथ पकड़ के बीजेपी बड़ी हुई, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने जितने भी अपने लोग थे जो बड़े बड़े अडवाणी साहब थे, ठीक है वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, ठीक है विनोद तावड़े, वक्त की कमी है मैम वक्त की कमी है। एक रिएक्शन ख्वाजा साहब से, ठीक है लास्ट में एक रिएक्शन ख्वाजा साहब से। जी प्रीति जी, नहीं 1975 में निदा अहमद, इंदिरा गांधी समर्थन दिया था। जी ख्वाजा जी, ज्ञान बढ़ा ले भाजपा वाले, ज्ञान बढ़ा ले अपना। भाई दुकान बंद करने की बात माननीय आदरणीय ठाकरे साहब ने किया था, आप लोग दुकान चले गए भाई। ठीक है नहीं एक हल्का सा रिएक्शन एक शख्स ख्वाजा साहब का, माफी चाहूंगी जी ख्वाजा साहब जी क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा। अभी एक हमारे काबिल दोस्त ने यहाँ पर कहा, हनुमान चालीसा का जिक्र आया पढ़ने पर, और मैंने ये सुना था कि एक और हमारे संसद के वो हैं सदस्य हैं ऑनरेबल राणा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर घर के बाहर कुरान पढ़ने के लिए कहा था। देखिए, अगर आप गायत्री मंत्र के माने जानते हैं और आप चौथे कलमा जो इस्लाम धर्म में है उसके माने जानते हैं, आपको अंतर फर्क उसमें बहुत कम नजर आएगा। हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, कुरान, वेद, गीता, ये नारेबाजी की चीजें नहीं है। इनको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। इनकी मजाक मत बनाइए। आप जब लोग इस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं, आप इनका दुरुपयोग करते हैं। हनुमान चालीसा ठीक है सर, ना तो दुरुपयोग ठीक है सर, ठीक है इसकी मर्यादा को भंग करते हैं और ना ही सड़कों पर नमाज पढ़ता था। ठीक है आप कुछ कहिए, वापस आते नहीं नमाज पढ़वाना रुकवाइए सड़कों पर। अरे सर कह तो रही हूँ सर, इस पे बहुत डिबेट कर ली सर, कह तो रही हूँ ना नमाज पर डिबेट थी ना हनुमान चालीसा पर डिबेट थी, कह तो रही हूँ। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो अब देखना यह होगा कि ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई जो है वो कहां तक जाती है, या फिर अगर हम एकनाथ शिंदे साहब की बात करें तो वो शिवसेना को उद्धव से छीनने में कितने कामयाब हो पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इंडिया के सवाल में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।